हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। बच्चा अपन ने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करा था, तो फर्स्ट लेक्चर में दो तीन बच्चों को कंफ्यूजन था, तो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों को कंफ्यूजन था कि मैम मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल का जो आपने मॉलिक्यूलर वेट बताया है वो है ना बुक में अलग दे रखा है और आपने अलग बताया। बच्चा बुक में वही दे रखा है बट थोड़ा सा इनडायरेक्टली दे रखा है, बस मैंने आपको उसको सीधा करके बता दिया। तो बच्चा देखो यहाँ पर वो एनसीईआरटी की जो लाइन थी वो सरिया मैंने लिख रखी है, मैं आपको बता देती हूँ, है ना, जिसमें वो टॉपिक है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल वाला टॉपिक है 146 पेज नंबर पे, ठीक है। उस पर आप देख लेना एक बार, मैं आपको बता देती हूँ। अगर कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है कि मैम ने तो ये चीज़ बताई और हमने तो ये पढ़ रखा है, ठीक है। चलो तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, फिर आगे अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बच्चा देखो ये अपने पास दो लाइन थी ना, ये पैराग्राफ बड़ा था बट मेरे को नीचे वाले से मतलब नहीं, अपन को बस जो मेन जो चीज़ थी अपन को वही देखनी है। तो बच्चा देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं चॉक ले लेती हूँ, है ना, जो डार्क होगा उसको अपन देख लेंगे, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, मैंने आपको क्या बोला था कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये बात करी थी अपन ने, ठीक है। बच्चा देखो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मैंने जो रेंज बताई थी वो कितनी बताई थी, है ना, 1000 डाल्टन से कम बताई थी, ठीक है। और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कितनी बताई थी मैंने, 10,000 डाल्टन से ज़्यादा बताई थी, ये बात अपन ने करी थी। अब बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैम ये वाला बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आएगा, नहीं बच्चा ऐसा नहीं है। देखो अगर आप ध्यान से लाइन को पढ़ो तो वही चीज़ है जो चीज़ मैंने आपको बताई। देखो देयर इज़ अ वन फीचर कॉमन टू ऑल दिस कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल। ऐसे ये टॉपिक जो दे रखा है ना, ये टॉपिक किसमें है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में दे रखा है। अब बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैम टॉपिक तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये रेंज भी इसकी होगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी कभी भी इजीली सब कुछ नहीं देती, ठीक है। तो क्या दे रखा है, देयर इज अ वन फीचर टू कॉमन ऑल दीज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है। अब बच्चा आपको ये पहले पता होना चाहिए कि एसिड सोल्यूबल पूल क्या होता है। मैंने आपको जब टिश्यू एनालिसिस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, एक तो जो चीज़ छन गई थी उसको अपन ने फिल्ट्रेट बोला था और जो चीज़ ऊपर रह गई थी उसको अपन रिटेंडेंट बोला था। अच्छा ये तो याद है सभी को। फिर मैंने आपको रिटेंडेंट और ना किसमें, फिल्ट्रेट में मैंने आपको 3 नाम और बताए थे। तो फिल्ट्रेट के भी 3 नाम थे और है ना रिटेंडेंट के भी 3 नाम थे। तो फिल्ट्रेट के क्या क्या नाम थे जो फिल्टर होकर आ गया था, एक तो अपने पास बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, है ना, तो एक तो था बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा था मोनोमर, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल मोनोमर आते, और तीसरा जो मैंने बोला था याद रखना वो था एसिड सोल्यूबल पूल। तो ये रहा एसिड सोल्यूबल पूल। तो इसका मतलब ये जो लाइन दे रखी है, ये 3 लाइन किसके लिए दे रखी है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए दे रखी है। पहले तो ये कंफर्म करो तुम लोग, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये जो लाइन दे रखी है किसके लिए दे रखी है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि अपन को पता है एसिड सोल्यूबल पूल अपन ने किसको बोला था, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल को बोला था, क्लियर। दे हैव मॉलिकुलर वेट, देखो अब आ गई बात, वही घूम फिर के आगे, दे हैव यानी किनका मॉलिकुलर, इनका बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का, दे हैव मॉलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन अप्रॉक्स। अब आप बोलोगे मैम आपने 1000 बताया, तो बच्चा मैंने ये भी तो बोला था 1000 से नीचे है, मैंने बोला था 800-900 तक हो सकता है, ठीक है। तो इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 18 से 800 डाल्टन के बीच में हो सकता है। तो ये जो लाइन दे रखी है ना, ये किसके लिए दे रखी है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के दे रखी है। अब बच्चों ने क्या करा, सिर्फ ऊपर की लाइन देख ली, 800 डाल्टन दे रखा है, टॉपिक ही दे रखा है, चलो भाई हो गया काम, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में लगा दो। नहीं बच्चा उसको ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, क्लियर। अब उसके नीचे दूसरा पैराग्राफ और दे रखा है जिसमें सेम लाइन दे रखी है लेकिन बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए दे रखी है, क्या दे रखी है, द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अब एसिड इनसॉल्युबल मतलब तो फ्रैक्शन मतलब पूल ही है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इनसॉल्युबल फ्रैक्शन किस में पढ़ा था ना, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जो रिटेंडेंट में था, याद है, इनसॉल्युबल एसिड इनसॉल्युबल पूल किसके लिए पढ़ा था, रिटेंडेंट के लिए, और रिटेंडेंट के लिए अपन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल लिखा था, ठीक है। तो ये किसके लिए बता रहा है, मैक्रो के लिए बता रहा है ये, ठीक है। हैज़ ओनली 4 टाइप्स ऑफ, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 4 टाइप के थे, जिसमें से आपके प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। अब यहाँ पर जो लिपिड्स है, अब आप बोल रहे मैम लिपिड्स आ गया, बच्चा ये बात मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ, लिपिड्स को रखा इसमें जाता है लेकिन स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होती, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। और पॉलीसेकेराइड, बात आपको ध्यान है। दीज क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबोव। तो यही तो मैंने बोला, और क्या बोला, यहाँ पर लैंग्वेज में दे रखा है, मैंने आपको प्रैक्टिकली इजीली बता दिया,
क्लियर हुआ? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है बच्चा, है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इसके आप नीचे भी पढ़ोगे तो सेम वही लाइनें दे रखी है, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? जो मेरा काम था, मैंने ये 2 लाइन थी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। अब तो कोई डाउट नहीं होएगा, क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है? तो एक बार अच्छे से लाइन पढ़ोगे, लेक्चर देख के पढ़ोगे, इसलिए तो मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी मेरा लेक्चर पढ़ो तो एक बार आप एनसीईआरटी निकाल के देखा करो साथ में, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैम ये चीज़ दे रखी है। अब बच्चे मुझसे इंडिविजुअल पूछते हैं चीज़, एक नहीं बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे इंडिविजुअल कि मैम आपने चीज़ बताया बट एनसीईआरटी में अलग दे रखा। बच्चे एनसीईआरटी में अलग कुछ नहीं दे रखा, मैंने सिर्फ उसको सीधी सही भाषा में करके आपको बता दिया, ताकि आपको इतना दिक्कत करने की जरूरत नहीं हो। अब बोलो मैम इतनी माथापोड़ी करनी पड़ेगी क्या, देख लो, तो बस अब उसको मैंने सीधी लैंग्वेज में बता दिया, ठीक है? अब दिक्कत नहीं रखना है, समझ में आ गया? चलो तो अब इसको मिटाते हैं और अपना अलग आगे वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए ये अच्छा देखो, कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक है ना, वो बहुत लेंदी है, ठीक है? मैं उसे कराऊंगी, लेकिन सब मैं सोचूँ सब एंड में करवाऊँ, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है ना टॉपिक, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फैटी एसिड वाला टॉपिक है। देखो अपन ने अमीनो एसिड कंप्लीट करा, प्रोटीन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? अपन करेंगे फैट वाला टॉपिक, आज हो जाएगा, इजी है, टेंशन नहीं लेना, बस एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे पूरा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो तो मैं आपको बताती रहूँगी, आपको पता है मैम बताती रहती है, ठीक है? चलो तो अपन अमीनो एसिड अपने कंप्लीट कर लिया था, प्रोटीन कंप्लीट कर लिया, अब अपन क्या करेंगे फैट बोलो, फैटी एसिड फैट। तो अब मैं यहाँ फैट लिख देती हूँ, ठीक है ना? मैं यहाँ पर 3rd नंबर डाल के क्या लिख देती हूँ, फैट लिख देती हूँ। 3rd नहीं डालते, 2nd डालते हैं, क्योंकि प्रोटीन हुआ था ना, फर्स्ट मेजर में प्रोटीन था, है ना? तो उसको फर्स्ट ले लेते हैं और 2nd में अपन फैट, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। देखो बच्चा, फैट क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है सब अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन को बस एक काम की बात देखनी, क्या काम की बात देखनी है? फैट का, जैसे मैंने अमीनो एसिड का कंपोजिशन बताया था आपको, जैसे मैंने प्रोटीन का कंपोजिशन बताया था, अमीनो एसिड का बताया था, वैसे ही अपन फैट का भी क्या करेंगे, कंपोजिशन देंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, फैट का कंपोजिशन देखते हैं। पहले सबसे पहले आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं आना चाहिए, बस आपको कंपाउंड के पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड किससे मिलकर बनता है, ठीक है? चलो अब कंपोजिशन में आपको पता है कंपोजिशन मतलब किससे मिलकर बनाए, है ना? ये तो बताने वाली बात नहीं है। अब अच्छा देखो, ध्यान से सुनना, इसका जो कंपोजिशन होता है वो 2 कंपोजिशन से मिलकर बनता है। पहला, एक तो होगा ग्लिसरॉल, अब स्ट्रक्चर बात करेंगे इनकी, एक होता है ग्लिसरॉल और दूसरा होता है फैटी एसिड। दूसरा कौन सा होता है, फैटी एसिड, है ना बच्चा? अब इसके बारे में बात करेंगे पूरा। मैं अभी क्या बोल रही हूँ कि फैट जो होता है वो उसके 2 कंपोजिशन होते हैं, है ना? अगर फैट को बनाना है तो आपको एक ग्लिसरॉल लाना पड़ेगा और एक फैटी एसिड लाना पड़ेगा, देन इसको जोड़ दो तो फैट बन जाएगा आपके पास, ठीक है? स्ट्रक्चर अभी बताऊंगी क्या होता है। अच्छा अब उससे पहले मेरी बात सुनो, ग्लिसरॉल हमेशा एक होता है, अगर फैट बनाना है तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल एक होगा, और फैटी एसिड का मॉलिक्यूल जो होता है, अगर नॉर्मली फैट की बात करें, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट अपन नॉर्मली बात करेंगे, ठीक है? तो 1 से 3 तक हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो वेरी कौन करता है, फैटी एसिड। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मैं स्ट्रक्चर वगैरह सब बना के बताऊंगी, बट अभी पहले आप नंबर ध्यान रखो। अगर आपको फैट बनाना है तो उसमें कम से कम 1 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल 1 होना चाहिए, ठीक है? अगर और भी ज़्यादा जोड़ सकते हो फैटी एसिड तो जोड़ लो, वो आपकी इच्छा, ठीक है? और भी ज़्यादा फैट बन जाएगा, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो अब अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आपने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर अगर पढ़ा तो केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं अपन इसका, तो इसका स्ट्रक्चर होता है CH2OH CHOH CH2OH, सही है? कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई, कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट, OH के साथ जुड़ा हुआ, ये है ग्लिसरॉल। अब ऑल आ रहा है तो इसका मतलब अल्कोहलिक ग्रुप तो होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? इसको ट्राइऑल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 3 अल्कोहलिक ग्रुप है ना? अब फैटी एसिड की बात करते हैं बच्चा। देखो फैटी एसिड, देखो ध्यान से सुनना, फैटी एसिड क्या हो सकता है, COOHR1। अब R क्या है, व्हाट इज R? मैंने आपको पहले बता दिया था, R इज अ एल्किल ग्रुप, R इज अ एल्किल ग्रुप। अब ये लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा फैटी एसिड है ना? कोई भी कार्बन कंटेनिंग चेन जो एक लॉन्ग भी हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है? फिर अपन उसके बारे में एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है ना? वैसे तो आपको पता है, 10th में पढ़ के आए हो आप लोग, फिर भी एक बार बता दूंगी, ठीक है? तो ये है एक फैटी एसिड, मैं एक काम करती हूँ 3 बना देती हूँ, है ना? फिर दूसरा R2 एंड देन 3rd, ठीक है?
तो अभी अपन ने क्या बोला, 1 से 3 हो सकते हैं, इसलिए मैंने 3 बना दिए। तीनों को जोड़ना नहीं है, यहाँ तीनों जुड़े हुए हैं, इन तीनों को नहीं जोड़ना। ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, ये तीसरा फैटी एसिड। अब मैंने बस आपको इतना बोला कि अगर ये ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगा तो ग्लिसरॉल तो ये पूरा मॉलिक्यूल है, एक जुड़ जाएगा, एक भी जुड़ सकता है तो भी फैट बन जाएगा, 2 जुड़ जाए साथ में तब भी फैट बन जाएगा, और तीनों जुड़ जाएंगे तब भी फैट बन जाएगा। तो पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एक मजेदार बात क्या है बच्चा, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसका स्ट्रक्चर समझाने पहले अब मैं आपको फैट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको प्रोटीन के फीचर्स बताए थे, वैसे ही मैं अब आपको फैट के भी फीचर्स बता देती हूँ, ठीक है। चलो, तो फैट की फीचर्स बात करते हैं कि फैट किस किस काम आता है अपनी बॉडी के अंदर, क्यों ज़रूरी है, क्यों होना जरूरी है। तो देखो बच्चा, सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊँ, फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह एक मेन सोर्स है अपनी बॉडी के लिए, आपको पता है अच्छे से, ठीक है। वैसे तो 7 होते हैं लेकिन उसमें से 3 मेजर होते हैं, है ना। आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हो तो उसके अंदर है ना एक वो आता है, टर्म आता है बायो माइक्रो न्यूट्रिएंट और बायो मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो मतलब लार्ज, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्ब, प्रोटीन और फैट आते हैं, है ना। और बाकी जो अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके अंदर अपने मिनरल, वाइटामिन्स, वाटर, रफेज, फाइबर्स, ये सारे आते हैं, ठीक है। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये भी अपने जितना अपने लिए कार्ब और प्रोटीन आवश्यक होता है उतना ही अपने लिए फैट भी आवश्यक होता है। हाँ, हालांकि फर्क बस इतना है कि अपन खाना जो भी खाते हैं उसमें फैट प्रेजेंट होता है, लेकिन इमिडिएटली फैट डाइजेस्ट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि बच्चा, फैट का जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ही बड़ा और लार्ज होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो बच्चा पता है अपनी बॉडी क्या करती है, कार्ब और प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये क्या करती है अपनी बॉडी, बहुत शानी है, क्या करती है, कार्ब और प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर देती है इजीली, और फैट को बोलते हैं कि तू थोड़ा थावस रख, तू अभी साइड में चला जा, तेरा जब काम आएगा तेरे को साइड में रखेंगे। इसीलिए जो फैट होता है वो स्टोरिंग होता है, स्टोरिंग मतलब एनर्जी का स्टोर फॉर्म होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो फैट होता है, फैट्स आर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बात आपको। अब मैं आपको ये बताती हूँ कैसे। देखो बच्चा, मैंने अभी आपको बोला कि आप भले ही आप रोटी खा रहे हो, कुछ भी खाओ, उसमें फैट होगा, भले वो कम मात्रा में लेकिन होगा जरूर। अब तो फैट होता है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, कार्ब और प्रोटीन के मुकाबले बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, उसको टाइम चाहिए होता है। होता जरूर है लेकिन बहुत ही मतलब टाइम है ना उसको, मतलब वो बोलता है कि भाई हाँ तेरे को बाद में डाइजेस्ट कर लेंगे। तो फैट जो जाता है बस उसका ना मैकेनिकल डाइजेस्ट होता है। मैकेनिकल का मतलब जानते हो ना, मैकेनिकल मतलब होता है उसको इतने बड़े पीस को छोटे छोटे पीस में तोड़ देता है, डाइजेशन नहीं होता, बस उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। अब वो जो छोटे छोटे पीसेस टूट जाते हैं वो अपनी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो फैट के लिए 2 स्टोरिंग जगह होती है ना मेनली, एक तो लिवर होता है और दूसरा एक एडिपोसाइट सेल। नाम सुना है एडिपोस टिश्यू, एडिपोसाइट सेल, जो अपनी स्किन के नीचे होता है, नाम तो सुना ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म में भी बताया था कि एडिपोस टिश्यू एक ऐसी टिश्यू होती है जो क्या होती है अपने पास लूज कनेक्टेड टिश्यू में आती है, एग्जांपल अपन ने देखा था, और ये अपने बीनीथ स्किन के नीचे होती है जो स्टोर करती है किसको, फैट को स्टोर करके होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये क्या होता है अपनी बॉडी के लिए स्टोर फॉर्म, यानी अगर मान लो कि आप खाना नहीं खा रहे हो, आप कार्ब और प्रोटीन नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, जो स्टोर हुआ हुआ जो फैट है उसको वहां से निकालेगी, यानी अपनी स्किन और लिवर से निकालेगी और उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करवा देगी ताकि एनर्जी बना सके। तो ये एनर्जी का एक स्टोर फॉर्म होता है, समझ में आया, ठीक है। दूसरा जो फैट होता है बच्चा, वो है ना मतलब अगर देखा जाए तो मतलब है ना अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे अपनी बॉडी के लिए इंसुलेशन का भी काम करता है। अब जैसे मान लो कि अगर आपने पढ़ा हो तो फैट जो होता है वो एक इंसुलेटर की तरह भी काम करता है, इंसुलेशन देता है अपनी बॉडी को, इंसुलेशन की तरह भी काम करता है, ठीक है। इंसुलेशन मतलब जानते हो ना, हीट को क्या नहीं होने देता, बाहर पास होने देता, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। अब जब मैं इसमें एक एग्जाम्पल बताती हूँ, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। अब आप बोलो मैम ये क्या चीज़ बता दी आपने। अब अच्छा देखो, अगर आपने न्यूरॉन पढ़ा हो, न्यूरॉन पढ़ा है सबने पढ़ा होगा, न्यूरॉन में एक न्यूरॉन होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिसमें ना न्यूरॉन के एक्सोन के चारों तरफ माइलिन शीट होती है। वो माइलिन शीट किसकी बनी होती है, वो भी तो लिपिड्स फैट की बनी होती है, अगर ध्यान दिया हो तो वो भी तो एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, ताकि जो न्यूरॉन में चार्जेस हैं वो दूसरे से रिएक्शन नहीं कर ले, वो चार्जेस जैसे हैं वैसे के वैसे रहे, किसी दूसरे के साथ वो रिएक्ट नहीं कर ले। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखने की, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह कौन काम करता है, फैट काम करती है। और मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बता दिया, क्या बताया मैंने आपको, माइलिन शीट, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और आपको मैं बता दूं, जो फैट्स होते हैं वो एनिमल की बॉडी प्रोड्यूस करती है, स्टोर फॉर्म हो जाती है, तो बात आपको ध्यान है, ठीक है। और फैट्स में मैं आपको बताऊंगी, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे जब अपन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वगैरह करेंगे, ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो फैट्स होते हैं वो टेस्ट और पैलेटेबिलिटी होते हैं, मतलब इसका मतलब है कि टेस्ट को बढ़ाने का काम करते हैं। अरे यार मतलब अपन खाना ना खाते हैं तो उसमें हम घी मिलाते हैं, ठीक है ना, तो घी क्या होता है, फैटी होता है एक तरीके का, तो वो टेस्ट को क्या करता था, इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है ना, तो ये टेस्ट को इंक्रीज भी करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी फीचर। अब एक मजेदार बात बताती हूँ आपको, ये तो हो गया ना, ये तो आपके इंसर्ट में दे रखा है बच्चा, आप इसको पढ़ लेना। अब सुनो क्या होता है, अब यहाँ पर आ जाओ कंपोजिशन पे। मैंने आपको बोला कि जो फैट है वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बनता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बनता है। बात करें ग्लिसरॉल ये पूरा मॉलिक्यूल होगा, लेकिन फैटी एसिड डिपेंड करता है कौन से फैटी, अगर एक है, दो है या तीनों के तीनों है। अब सुनो ध्यान से बच्चा, अगर यहाँ पर इस फैट को अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे ग्लिसरॉल के साथ सिर्फ एक ही फैटी एसिड जोड़ूंगी तो उस फैट को बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। नाम तो सुना ही होगा मोनोग्लिसराइड का। तो अब आपको समझ में आया, तो अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक चीज लिखती हूँ ना, तो मैंने क्या बोला कि अगर ग्लिसरॉल के साथ आप एक फैटी एसिड जोड़ोगे तो होता है मोनोग्लिसराइड, ठीक है। अगर ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड जोड़ोगे तो होगा डाइग्लिसराइड, और अगर इस ग्लिसरॉल के साथ अगर तीनों फैटी एसिड जोड़ दोगे तो बच्चा होगा ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड को ट्रू फैट भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके एम्स में पूछा गया है, खैर मैं भी लिखूंगी इसको, तो यहाँ तक समझ में आया। तो अगर इसको बांटना चाहूँ तो क्वेश्चन अगर आता है कि ग्लिसरॉल तो सेम था, ग्लिसरॉल तो चेंज हो नहीं रहा, तो क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड, ऑन द बेसिस, मैं लिख दूं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड्स, है ना, कि फैटी एसिड के नंबर के बिहाफ पर जो फैट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको बच्चा आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मोनोग्लिसराइड, दूसरा होता है डाइग्लिसराइड, ठीक है, और तीसरा होता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है बच्चा। तो अब आपका क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या है ये सुनो, क्वेश्चन आता है मोनोग्लिसराइड में। देखो मैं आपको एक काम करती हूँ, पहले बता देती हूँ फिर आपको क्वेश्चन बताती हूँ। मोनोग्लिसराइड में मैंने क्या बोला, एक ग्लिसरॉल, ये पूरा मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा बच्चा। बॉन्ड फॉर्मेशन बताऊंगी मैं अभी, इससे थोड़ी देर बाद बताऊंगी, तो कंफ्यूज मत होना, मैं सिर्फ अभी आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, ठीक है। तो मोनोग्लिसराइड के अंदर क्या होगा, एक ग्लिसरॉल होगा प्लस एक फैटी एसिड होगा, यानी इसके साथ सिर्फ अगर एक ही जुड़ेगा तो उसको मोनोग्लिसराइड में देखेंगे। ध्यान से सुनते जाओ, मैं बना के भी बताऊंगी इसको। डाइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल होगा प्लस 2 फैटी एसिड होंगे, और ट्राई में कितने होंगे बच्चा, यहाँ पर एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड होंगे। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अब ऑप्शन में ये भी आ सकता है 3 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, तो ग्लिसरॉल का नंबर बढ़ा देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है ग्लिसरॉल का नंबर कितना रहता है, रिमेन कांस्टेंट, एक ही रहेगा, और फैटी एसिड का नंबर चेंज होता रहता है। अगर फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ एक जुड़ा है तो मोनोग्लिसरॉल, फैटी एसिड अगर ग्लिसरॉल के साथ 2 जुड़े हैं तो डाइग्लिसरॉल, और अगर फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे ट्राइग्लिसरॉल। और यही है ग्लिसराइड, जो ट्राइग्लिसरॉल होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रू फैट भी कहते हैं, ट्रू ग्लिसराइड बोलते हो या ट्रू फैट भी कहते हैं। ये आपके लिख रखा है, समझ में आया, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे एनसीईआरटी में लिख रखा है, तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। तो आ सकता है, तो क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फैट। अब ट्रू फैट में आपको नाम नहीं दिया था, क्वेश्चन आया था आपके जिपमर में, इसमें आपको दे रखा था कि ट्रू फैट था, अब उसमें आपके नाम नहीं दे रखा था, नाम नहीं दे रखा था, आपको कंपोजिशन दे रखा था। उसमें था 2 ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरिक एसिड 3 फैटी एसिड, 3 ग्लिसरिक एसिड 1 फैटी एसिड। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी घुमा के देते हैं क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए 1 ग्लिसरिक एसिड और 3 फैटी एसिड होगा, तो वो ऐसा क्यों बोला, अरे बच्चा देखो ना, तीनों वैलेंसी पूरी हो जाएगी इसकी, अभी अपन बात करेंगे, मैं इसका रीजन बताऊंगी कि इसको ट्रू फैट क्यों कहते हैं। खैर, तो यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। चलो अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है, इसको हटा दूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अपन ने प्रोटीन को क्या बोला था, प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, बात करी थी अपन ने। तो मैंने आपको बताया था कि होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर क्या होता है। होमोपॉलीमर क्या होता है, यानी एक ऐसा पॉलीमर जिसकी जो मोनोमर होती है वो सेम रहती है,
ठीक है। और हेट्रोपॉलीमर में एक पॉलीमर है जिसकी मोनोमर अलग अलग चेंज अलग अलग सब यूनिट अलग अलग यूनिट से मिलकर बनी है, ये बात करी थी अपन ने। अब जब मैं आपसे एक बात बोलूँ कि जो फैट होते हैं वो हेट्रो होंगे या होमोपॉलीमर होंगे, तो अब आप बोलोगे मैम सेम ही है, कोई दिक्कत वाली, तो होमोपॉलीमर हो जाएगा। लेकिन बच्चा आप यहाँ पर ध्यान से सुनो, जैसे मैंने आपको अमीनो एसिड बताया था आर ग्रुप इज अ वेरिएबल ग्रुप, वैसे ही यहाँ पर भी तो आर ग्रुप वेरिएबल है। तो यहाँ आर ग्रुप देखो ना अलग अलग ही तो है। अगर यहाँ आर सेम होते, अगर R1 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 ही होते तो मैं इसको होमोपॉलीमर बोल सकती थी। लेकिन बच्चा यहाँ पर देखो R1 R2 और R3, इसका मतलब आर की चेन अलग अलग है, इसका मतलब फैट भी कैसे हो गए, हेट्रोपॉलीमर हो गए। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आया? ठीक है, इन्हीं की वजह से, यही रीजन है कि मैंने आपको ये चीज अभी बताई ताकि आपको ध्यान होना चाहिए कि फैट आर हेट्रोपॉलीमर बिकॉज ऑफ दिस आर ग्रुप। आर ग्रुप अलग अलग है इसलिए फैट भी कैसे हो जाएंगे, हेट्रोपॉलीमर। यानी देखो ये पूरा एक ग्लिसरॉल था, ये इसके साथ जुड़ा, एक जुड़ा, फिर दूसरी यूनिट चली वो भी अलग, तीसरी जुड़ी वो भी अलग, तो बच्चा यूनिट तो अलग अलग जुड़ रही है ना। अगर यहाँ आर सेम होते तो मैं होमोपॉलीमर बोल सकती थी इसको, बट होमोपॉलीमर है ही नहीं क्योंकि यूनिट ही अलग अलग है, तो मोनोमर ही अलग अलग है, तो फिर मैं इसे होमोपॉलीमर क्यों बोलूँ? समझ में आया? इसीलिए फैट्स कैसे होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं। ये बच्चा आपके पूछा गया था AIPMT के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये आई थिंक 2012-13 के अंदर था ये, ठीक है। तो ये बच्चा आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया? और उसमें रीजन भी दे रखा था, तो रीजन आपको पता चल गया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक बार देख लो इसको ध्यान से, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, क्लियर। अभी इसके बॉन्ड भी बताएंगे कि बॉन्ड कौन सा बनता है कौन सा नहीं बनता है, मैं सब समझाऊंगी। ये तीनों का बॉन्ड मैं फिर लेकर आऊंगी, तीनों को मैं वापस लेकर आऊंगी और तीनों का बॉन्ड भी समझाऊंगी, तो कंफ्यूज मत रहो कि मैम कैसे बॉन्ड बना, आपने डायरेक्ट ऐसे बताया, वैसे समझाने के लिए मैंने बताया। अभी बस इतना ध्यान रखो मोनो क्या होते हैं, डाई क्या होता है, ट्राई करो, बाद में फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगी ताकि आप फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बनाऊंगी, ठीक है। चलो तो अपन आगे स्टार्ट करें। अब अपन थोड़ा फैटी एसिड के बारे में, ग्लिसरॉल तो सेम है, अब थोड़ा बच्चा फैटी एसिड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। जैसे अपन ने प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की बात करी, वैसे फैट में फैटी एसिड की बात करेंगे, ठीक है। चलो तो अपन आप क्या करेंगे, फैटी एसिड की बात करेंगे। अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, हाँ ठीक है। अब बच्चा देखो क्या होता है इनसे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि दोनों सेम है, सब सेम है, कोई मतलब नहीं। ग्लिसरॉल से मुझे कोई लेना देना नहीं, वो तो हमेशा सेम रहेगा। लेना देना इनसे है, यानी आर ग्रुप वेरी कर रहा है तो डिफरेंस भी मुझे इनमें दिखाई देगा ना कि इनमें, तो इसलिए अपन फैटी एसिड की बात करें। तो बता दूं इसको मैं, चलो अब इसको हटा देते हैं, अभी लिखेंगे बाद में इसको, मैं बॉन्ड बनाऊंगी तब वापिस इसको बताऊंगी, बट अब जो मेन बात है वो कर लेते हैं, देन उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ठीक है। चलो तो फैटी एसिड को अपनी बॉडी में देखो, हटा दो इसको, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आ गया समझ में। तो फैटी एसिड जो होते हैं, अब आपको पता चल गया वेरिएबल ग्रुप है, एग्जांपल भी बताऊंगी मैं आपको कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से नहीं होते हैं। अब जो देखो जो फैट्स होते हैं आपके, ठीक है, वो कैसे होते हैं, तो देखो बच्चा जो फैट्स होते हैं आपके वो कैसे होते हैं, देखो क्या होता है आपकी बुक में एक है ना पॉइंट्स दे रखे, बच्चों को हमेशा कंफ्यूज रहता है। एक पॉइंट दे रखे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड, देखो ध्यान से सुनो, मैं एक काम करती हूँ, लिख दो यहाँ पर जो फैट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड। अब मैम आप बोलो मैम डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया इसमें, अरे बच्चा सुनो ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा कहाँ से कहाँ है। ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड, अब किसका है मैं वो भी लिखूंगी, पहले सुनो बच्चा, देखो यहाँ पर मैं लिख दूँ CH2OH CHOH, साइड में लिख देते हैं इसको, फिर अपन आगे अपने स्टार्ट करें, है ना। अभी मैं जोड़ नहीं रही, मैं किसी को भी जोड़ नहीं रही, बस साइड में लिख रही हूँ COH R1 COOH R2 और COOH R3, ठीक है। चलो ये है, अब इसको आप साइड में कर लो। अब बच्चा एक बात बताओ मुझे, क्या मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड, अपन को पता है ये है ग्लिसरॉल, मैं लिख देती हूँ, फिर तुम बोलोगे मैम ये क्या लिखा, तो भरोसा नहीं तुम्हारा, ठीक है। और ये है फैटी एसिड, ठीक है। चलो अपन को पता है ग्लिसरॉल में डबल बॉन्ड कहीं आने के चांसेस है भी नहीं और हम ला भी नहीं सकते, तो डबल बॉन्ड इस पे तो आने से रहा, चलो ठीक है। दूसरी बात, अब इसकी बात करते हैं फैटी एसिड की, क्या COH में मैं अपनी तरफ से डबल बॉन्ड लगा सकती, नहीं लगा सकती,
ये हाइड्रोजन निकाल जरूर देगा, लेकिन अपनी तरफ से अपन डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, तो मॉलिक्यूल टूट जाएगा बच्चा। ठीक है, अपन एक काम कर सकते हैं, ये आर दिख रहा है आपको, ये आर, हाँ मैम, ये आर दिख रहा है, तो आर आपको पता है कार्बन की चेन होती नहीं होती, एल्किल ग्रुप कार्बन की चेन होती है, सोन। तो क्या मैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा सकती हूँ? यस, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ऑन द बेसिस डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड की एल्किल, यानी फैटी एसिड के अंदर जो एल्किल ग्रुप है उसके अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं, उसके बिहाफ पर जो फैट्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में बांट रखा है। अब बोलोगे मैम ये भी बांट रखा है? हाँ बिल्कुल बच्चा, बांट रखा है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एल्किल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, समझ गए बात को? इतना बड़ा नहीं दे रखा, डायरेक्ट दे रखा है, बट मैंने समझाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लाइन लिख दी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इतना बड़ा नहीं दे रखा बुक में सीधे सीधे दे रखा डबल बॉन्ड के बिहाफ पर, ये भी नहीं दे रखा, डायरेक्ट दे रखा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो ध्यान रखना, फैट्स को दो पार्ट में बांट रखा है। ठीक है, एक तो है सैचुरेटेड फैट, ठीक है, और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट। नाम तो सुना ही है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के, तो अपना 10वीं क्लास में भी सुना था। अब क्या होता है सैचुरेटेड? तो पहले बात मैं बता दूं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर इसके एल्किल ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो वो सिर्फ फैट ही कहलाएगा। तो वो सिर्फ क्या कहलाएगा? फैट ही कहलाएगा। तो जो फैट्स होते हैं ना, जितने भी फैट्स होते हैं वो सारे सैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन के बीच में या उनके बिटवीन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है सैचुरेशन का मतलब होता है एल्केन ग्रुप, और एल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है ऑयल्स। तो जितने भी ऑयल्स होते हैं उनमें कम से कम एक तो आर के बीच में या सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब एक से ज्यादा हो सकता है, तुम जितने लगा दो, लेकिन एक तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो बच्चा अब एक तुम्हारी बात सुनो, अगर आपसे डिफरेंस पूछे फैट्स और ऑयल में क्या डिफरेंस है, तो आपके पास देने के लिए अभी तो बहुत सारे अभी करवाऊंगी, 5-6 डिफरेंस करवाऊंगी, पर एक मेन डिफरेंस देखो, फैट्स आर सैचुरेटेड क्योंकि उनके एल्किल ग्रुप में जितने भी उनकी बच्चा कंपोजिशन तो ये ऐसा है, तो इनका भी ऐसा ही होगा, बट फर्क क्या है? फैट्स के अंदर जो एल्किल ग्रुप होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए ये सैचुरेटेड कहलाते हैं। और जो ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि बच्चा इनके कार्बन कार्बन में एक जगह कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जरूर होगा। अब एक जगह हो 10 जगह मुझे से मतलब नहीं, बस एक जगह जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी नहीं होगा तो उसको मैं फैट बोल दूंगी ना, फिर मैं ऑयल क्यों बोलूँ उसको? समझ में आया? तो बच्चा ये पहले आप ध्यान रखो कि जो फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड हो गया तो वो ऑयल बन जाएगा। ये रट लो इस बात को, अगर ये रट लिया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा बना कंफ्यूजन रहेगा। तो बना दूं एक जगह हमेशा, अब इस जगह लगाओ इस जगह लगाओ, हमेशा एक जगह डबल बॉन्ड जरूर होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो ऑयल कहलाएगा। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ अभी डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन एक बात और बता देती हूँ। ऑयल्स में जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा, मैंने क्या बोला? कोई से भी ऑयल के अंदर जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा वो उतना ही हेल्थियर होता है अपनी बॉडी के लिए। ये बात ध्यान रखो, या आप सर्च कर लेना, कुछ भी कर लेना, बट एक बात बता रही हूँ मैं आपको कि जितना ज़्यादा बॉन्ड, और इसका रीज़न बताऊँगी मैं एंड में, जब इसका लास्ट चलेगा ना पॉइंट, है ना, जिसमें अपन कोलेस्ट्रॉल वाला थोड़ा सा टॉपिक है वो पढ़ेंगे, तब बताऊंगी मैं इसका रीज़न कैसा क्यों होता है। क्या बोला मैंने अभी? बस इतना ध्यान रखो, जितने ज़्यादा कार्बन में डबल बॉन्ड होंगे, है ना, वो उतना ही अच्छा ऑयल होगा अपने हेल्थ के लिए। ये एक बात याद रखना, और इसका रीज़न बताऊंगी मैं ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न मैं आपको एंड में बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर अभी आ जाए तो अच्छी बात है, बट अभी आप इसको ध्यान रखो। क्लियर हो गया? तो अभी अपन ने काम की बात क्या देखी कि सैचुरेटेड में हमेशा फैट्स आते हैं जिनमें कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। अगर एक भी डबल बॉन्ड हो गया तो वो ऑयल बन जाएगा और अनसैचुरेटेड हो जाएगा, और ऑयल्स में हमेशा डबल बॉन्ड होगा, यानी वो अनसैचुरेटेड फैट्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अनसैचुरेटेड फैट्स इज कॉल्ड व्हाट? ऑयल्स। उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, ये बात आप ध्यान रखो। और जो मैं लाइन बोल रही हूँ ना वो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, उसमें लिखी हुई है, मैं बोल के बता रही हूँ बस। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो अब डिफरेंस करें फटाफट। मैं आपको 2-3 डिफरेंस बता देती हूँ मेन, फिर इसके एग्जाम्पल भी बात कर लूंगी, फैट्स के भी एग्जाम्पल बता दूंगी 2-3 जो आपकी बुक्स में दे रखे, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, जो आपकी बुक में दे रखे हैं सिर्फ वही बात करेंगे। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैट की बात करते हैं। चलो अब इसको हटा दूँ, थोड़ा इसको मैं बड़ा लिख देती हूँ ना, थोड़ी जगह हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे अपन फैट्स,
जो कैसे होते हैं सेचुरेटेड। अब बच्चा आप ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं लिखूँ कार्बन में सिंगल बॉन्ड, आप समझ जाओगे आप, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे अपन ऑयल्स जो कैसे होते हैं अनसेचुरेटेड। बस इतना ध्यान रखो, कहीं पर भी आ जाए डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड का, और सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। चलो अब सबसे पहली बात, फैट्स आर प्रोड्यूस बाय एनिमल, मोस्टली एनिमल की बॉडी से प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो ऑयल्स होते हैं वो प्लांट्स की बॉडी से प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, प्रोड्यूस बाय मोस्टली एनिमल, मोस्टली एनिमल, ये आपके एनसीईआरटी का है बच्चा, ठीक है। और प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, यानी एनिमल ये नहीं बनाती है, प्लांट ये नहीं बनाते, बाय प्लांट्स। और ये कहाँ स्टोर होते हैं बच्चा, प्लांट में देखा ना, ऑयल सीड के अंदर, कैस्टर सीड हो गया, सोयाबीन सीड हो गया, है ना, ग्राउंड नट हो गया, मतलब इनके अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, जमा होते हैं ऑयल्स। तो आपको पता है ना, इसको दिक्कत नहीं है। फैट्स कहाँ स्टोर होता है अपनी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में, दो जगह, या तो एक तो लिवर या एडिपोसाइट सेल। तो मैं लिख दूँ ये भी, स्टोर्ड इन, मेनली स्टोर्ड इन लिवर और एडिपोसाइट सेल। अब सेल तो ऐसे लगाना नहीं चाहिए, एडिपोसाइट आ ही गया है ना, इसको फैट सेल लिख लो ना, फैट सेल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा स्टोर्ड इन, ये का इसमें स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड इन सीड्स, जो बीड होते हैं, और एंडोस्पर्म वगैरह उसी में होता है, सीड में तो सीड लिख दिया मैं डायरेक्ट, ठीक है, समझ में आया। तो ये तो 2 पॉइंट मेन थे। अब जैसे सुनो, फैट जो होते हैं, है ना, फैट जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चा, जो है ना, मैंने अभी आपको बोला कि जितना ज़्यादा कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड होगा वो अपने लिए हेल्दी होगा। इसका मतलब एक बात आपको पता चली, फैट्स जो होते हैं वो इस ऑयल के मुकाबले कम हेल्दियर होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड किस में आएगा, ऑयल में आएगा। इसका मतलब ऑयल जो होते हैं वो इसके मुकाबले ज़्यादा हेल्दियर है। अब ऑयल खराब हो वो बात अलग है लेकिन एक बात सुनो, ठीक है, फैट्स अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करते हैं। फैट्स अपनी बॉडी में मोस्टली कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करते हैं, और जो ऑयल होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करते हैं, ठीक है। इसी वजह से अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किसके अंदर, फैट खाने से। और ऑयल खाने से कार्डियोवास्कुलर की जो डिजीज होती है वो कम होती है इसके कंपैरिजन में। अब आप बोलोगे मैम ऐसा तो नहीं होता, बच्चा देखो मैं आपको सिर्फ कंपेयर करने की बता रही हूँ। अब आप अगर ये भी, मैंने अभी बोला कि इसमें भी आप अगर ज़्यादा डबल बॉन्ड वाला खाओगे तो वो अच्छा होगा एज कम्पेयर टू एक डबल बॉन्ड वाला, तो उसके लिए तो वाला हेल्दी और वाला कंपैरिजन में कम हेल्दी हुआ ना, तो समझ जाओ इस बात को। लेकिन मैं आपको सिर्फ इन दोनों में कंपैरिजन बता रही हूँ। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिससे क्या होती है, कार्डियो, ये आपकी सबकी सब लाइन दे रखी है बच्चा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बस मैं आपको बस बता रही हूँ, डिजीज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल को मतलब ये बढ़ने नहीं देता, डिक्रीज करता है, जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी क्या हो जाती है, खतरा कम रहता है, ठीक है, समझ में आया आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो क्या बोला मैंने कि जो फैट्स होते हैं और ये क्या होते हैं, ठीक है, तो जो फैट्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को लेवल को घटाते हैं, और जो ऑयल्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी इंक्रीज होता है, और अगर बीपी इंक्रीज होगा तो आपको पता है फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस होंगे। या तो बहुत होशियार हो तुम, तो वैसे ही तुमने तो सारा हार्ट का डायसेक्शन कर रखा है, इतने होशियार हो तुम, तो पता है ना, इसलिए पता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल की आर्टरी की जो वॉल है उस पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, जिस वजह से क्या होगा बच्चा, हार्ट हो गया ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, जिस वजह से हार्ट के वॉल्व, देखो बच्चा हार्ट अटैक आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पता है ना तुमको। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करेगा, हाई बीपी कॉज करेगा और ये लो बीपी कॉज करता है, ये बात इसके कंपेरिजन में ये वाले ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर। अच्छा, अब एक मजेदार बात बताऊँ, जो फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, और ऑयल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से देखना अपनी एनसीईआरटी को, आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं इसको लिख दूँ, चलो इसको लिख देते हैं ना। क्या बोला मैंने आपको, जो फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर तो पता है ना 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप पूछो तो कैसे, मैं खुद ही बता दूंगी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख दूँ, हाँ क्या लिख रही थी मैं, बड़ा नहीं हो जाएगा, हाँ यहाँ लिख, हाँ ये क्या होते हैं,
रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। कौन कौन? सॉलिड, ये फैट। ये बात आपके एनसीईआरटी में है और ये आपके लिख भी रखा है। और ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया? क्लियर सबको? बोलो जल्दी बोलो। क्या तुमसे क्या पूछूं मैं, तुमको खुद को पता नहीं है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा बच्चा, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। बताओ, अगर आप बोलो तो बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक सिंपल सा, एक सीधा सा बोलते हो। एक है ना, बोलते हैं कि एक चीज़ होती है, क्या होती है? हाँ, बोलते हैं ना कि जो अपन जो डालडा, घी वगैरह, अच्छा इसमें फैट में कौन आते हैं? घी आते हैं, बटर आते हैं, और ऑयल्स में आपको पता है ना कौन कौन से ऑयल आते हैं? जितने भी ऑयल्स होते हैं वो आपके आते हैं। ठीक है, अब सुनो बच्चा, वो क्या होता है ना कि आपने अगर नोटिस करा हो कि ऐसे बोलते हैं कि जितना ज़्यादा अपन ने एक ऑयल यूज़ करा है ना, ऐसे बोलते हैं, अरे तुमने वो सुना होगा ना कि समोसा जो होता है ना, समोसा खाते हो ना, समोसा तो बोलना नहीं आ रहा, बताओ इतने दिन हो गए खाए, बहुत याद आती है उनकी, खैर छोड़ो, है ना? तो जो समोसा होता है उसको अपन बार बार एक ही तेल में क्या निकालते रहते हैं ना समोसों को। तो बच्चों जो तेल होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे फ्री रेडिकल्स बनने लग जाते हैं और अपने लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, जो रेंसिडिटी कॉज करते हैं। अब सुनो बच्चा, फैट्स को ज़्यादातर जगह पर क्या यूज़ किया जाता है ना, गरम करने के बाद इसको ना समोसों को तलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फैट्स जो होते हैं वो ज़्यादा ऑक्सीडेटिव हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑयल। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी को बढ़ा देते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑयल। मतलब रेंसिडिटी का मतलब होता है बच्चा कैंसर के कॉज को बढ़ा देना। इसलिए बोलते हैं कि भले तेल हो या घी हो, अगर उसको बार बार आप यूज़ ले रहे हो तो उसको यूज़ नहीं लेना चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना, अपने घर में बोलते हैं ये तेल सही नहीं है, बार बार अपन यही यूज़ कर लिया, क्योंकि बच्चा वो ऑक्सीडेटिव हो चुका होता है। अब ऑक्सीडेशन होगा तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और फ्री रेडिकल्स अपनी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं जो आगे जाके है ना कैंसर सेल को एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। रेंसिडिटी का मतलब होता है कैंसर कॉज होने की क्षमता, और ये रेंसिडिटी को कम करते हैं। ये आपकी बुक में दे रखा है, खैर आपको ठीक है समझ में आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन तो क्या पूछूं, मैं एक बता देती हूँ आंसर। देखो बच्चा, एक है ना, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो नारियल का तेल होता है वो भी तेल ही है, कोई दिक्कत नहीं मैम, तेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, नारियल का तेल रूम टेम्परेचर पर, अभी मैंने अच्छा सुनो, अभी मैंने क्या बोला? फैट्स आर सॉलिड्स इन एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल्स आर सॉलिड्स इन रूम टेम्परेचर। अब आप बोलोगे मैम ऑयल क्या है? ऑयल भी एक कोकोनट क्या है? आप बोलोगे मैम कोकोनट ऑयल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा देखो, जो अगर आप ध्यान से सुनो तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो कोकोनट ऑयल होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होता है। अब क्वेश्चन आता है वाई, क्यों? अब आप बोलोगे मैम सॉलिड होता है? यस बच्चा, आप दिमाग में लगाना, मैम हमारे घर में तो तेल बना हुआ है उसका, सॉलिड ऑयल कुछ नहीं, अरे जम नहीं जाता। कि मैंने बोला 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री पर तो ये कोकोनट ऑयल जम जाता है। सर्दियों के समय आता है ना, अभी तो पता ही नहीं, बहुत ज़्यादा 37 डिग्री से ज़्यादा ही चल रहा है टेम्परेचर, मतलब गर्मी आ गई है तो टेम्परेचर हाई होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो ऑयल में कन्वर्ट होगा। लेकिन बच्चा मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कोकोनट जो ऑयल होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। अब ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये बस एक बात है, इसका रीज़न भी है। चलो मैं इसका रीज़न भी बता देती हूँ। इसका रीज़न ये है, थोड़ी नॉलेज ले लो थोड़ी सी। बोले मैम क्या पढ़ा रहे हो? देखो बच्चा, इसका रीज़न ये है क्योंकि कोकोनट ऑयल के आर के अंदर, आर मतलब एल्किल ग्रुप में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? डबल बॉन्ड डेंसिटी, बहुत ज़्यादा फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आप करना चाहो गूगल वगैरह कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रीज़न लिख रखा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर जो आर एल्किल ग्रुप होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड भी इंक्रीज होते हैं और फैटी एसिड भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो फैटी एसिड ज़्यादा अमाउंट में होने के कारण वो रूम टेम्परेचर भी कैसा रहता है? सॉलिड रहता है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, कि कोकोनट ऑयल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट एंड हाई नंबर ऑफ प्रेजेंट इन फैटी एसिड। ठीक है, तो उसमें फैटी एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए कोकोनट जो ऑयल होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। बाकी अदरवाइज तो ऑयल, सारे ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। समझ में आ गया? लिक्विड, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो तो ये तो आपका हो गया फैट के बारे में, मैंने आपको बता दिया क्या होता है क्या नहीं होता। चलो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ फैट्स के और किसके, आपके है ना ऑयल्स के। अब फैट के एग्जाम्पल देखो बच्चा, बहुत से दे रखे, लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी, दो आप याद रखना, बस दो तो याद रख लेना। एक तो पाल्मेटिक एसिड और स्टीरिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा।
तुमने कुछ नहीं सुना लेकिन ये नाम तो सुना ही होगा तुमने। अब बोलोगे मैम यस मैम सुन तो रखा है थोड़ा बहुत क्या सुन रखा है, सुन रखा होगा, ऐसे मत बोलो भाई। चलो इसको हटा दूँ थोड़ा सा मैं, हाँ इसको हटा देती हूँ थोड़ा सा ना, बहुत देर हो गई इसको लिखे लिखे, इसको बैठा देती हूँ। देखो ध्यान से देखो ना बच्चा, हाँ तो बच्चा देखो सैचुरेटेड फैट्स के एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ जिसके अंदर, अच्छा हाँ अब आप बोलोगे मैम क्या बता रहे हो, देखो सुनो एक बात और बता दूँ बच्चा, देखो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि ग्लिसरॉल तो दोनों में सेम रहेगा, ग्लिसरॉल तो दोनों में सेम रहेगा, तो चेंज क्या होगा, फैटी एसिड चेंज होगा। तो इस फैट के अंदर जो फैटी एसिड होगा एक तो है पाल्मिटिक एसिड और एक फैटी एसिड दूसरा, एक तो पहला एग्जाम्पल ये दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है सारे है ना, और एक फैटी एसिड कौन सा होगा आपका, ठीक है स्टीरिक एसिड। ये वाला तो याद ही रख लेना, ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं, बट ये तो याद ही रख लेना बच्चा, ये आपके पूछा जा चुका है तो आपकी केमिस्ट्री में भी है। अब ग्लिसरॉल, अब बच्चा फैटी एसिड क्यों, अब बोलो मैम फैट के एग्जाम्पल दो ना, अरे बच्चा ग्लिसरॉल तो सेम है ना, तो फैटी एसिड अलग अलग होगा तो फैटी एसिड बताऊंगी ना मैं। तो अगर पाल्मिटिक एसिड आ जाए तो तुम समझ जाओ कि पाल्मिटिक एसिड फैट बनाएगा, अगर स्टीरिक एसिड आ जाए तो तुम समझ जाओ कि मैम स्टीरिक एसिड फैट बनाता है, बस यही तो बात है, यही तो कहानी है, ठीक है। तो ये दो आपको ध्यान रखना है, समझ में आया। अच्छा अब आपके क्वेश्चन आता है कि पाल्मिटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं, तो कितने होते हैं पाल्मिटिक एसिड में 16, और स्टीरिक एसिड में कितने होते हैं 18, कितने होते हैं 18। तो बच्चा देखो इसमें कार्बन कितने होंगे 16 और इसमें कितने होंगे 18। अब बोलेंगे मैम फिर से, नहीं मैम अब फिर याद करना पड़ेगा, करो तुम, है ना, तुम्हें टाइम मिल रहा है, याद करो, करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो देखो अब याद कैसे करोगे, अच्छा मैं एक चीज़ बता देती हूँ, थोड़ा लॉजिक तो नहीं है वैसे लेकिन फिर भी एक बता देती हूँ आपको, बाकी तुम देख लेना ना। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने अपने नाम का उल्टा पी बना दिया, क्या ये 16 लग रहा है, हाँ मैम लग तो रहा है 16, ठीक है, क्या ये उल्टा पी है, देखो लॉजिक कैसा ही हो, देखो मैंने अपने नाम से बना लिया तो तुम देख लेना, ठीक है। तो उल्टा पी लग रहा है, अब इसको सीधा करोगे तो पी से पाल्मिटिक ऐसे कर लोगे ना, और ये 16 भी लग रहा है, हाँ तो मैम हो जाएगा हमसे याद, ठीक है। तो पाल्मिटिक में कितने होते हैं, कार्बन नंबर 16 होते हैं, और उसमें 18 तो तुम देख लेना, ये थोड़ा एस जैसा भी लग रहा होगा तुमको, है ना, एस जैसा, इतना तो कर ही लोगे, तुम होशियार हो, तुम इतनी छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो फैटी एसिड पाल्मिटिक में कितने होते हैं, कार्बन 16 होते हैं और इसमें कितने होते हैं 18, बस ये दोनों आप ध्यान रखना। और किसकी बात कर रही हूँ मैं, फैट्स की। अब ऑयल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑयल्स की बात कर लें थोड़ा सा, है ना। ऑयल्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑयल्स के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं उसके एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। तो देखो बच्चा अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर फैट्स में एल्किल ग्रुप में एक डबल बॉन्ड है तो होगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर क्या बोला मैंने, वापस तुम बोलोगे मैम क्या क्या बोल देती है, ये हटा दूँ इसको मैं, क्लियर, अब वाला बता दो जिससे पूरा हटा रही हूँ मैं, ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट हो गया अभी बस, ठीक है। बस अब लास्ट वाली चीज़ है, फिर एक दो पॉइंट करके फैट तो कंप्लीट करते हैं। देखो बच्चा मैंने क्या बोला, देखो मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर ऑयल्स में, है ना, ध्यान से सुनना। अब देखो बच्चा इसमें भी ग्लिसरॉल सेम होगा, तो डिफरेंस किसमें आएगा, सिर्फ फैटी एसिड में, तो फैटी एसिड के अंदर भी ये भी अलग होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा। अगर फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड होगा, तो उसे क्या, तो उसे मोनो, ठीक है, समझ से जाना इसको, है ना, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, लिखना नहीं आ रहा, मैं कहते हैं लिख देती हूँ, ठीक है। बोले मैम आपकी तो ना इंग्लिश अच्छी है ना हिंदी अच्छी है, तुम ऐसे हंस नहीं सकते मेरे पे, ठीक है। हाँ तो अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, तरी तुमको ये तो होशियार हो तुम लोग, ठीक है। क्या बोला मैंने, ऑयल्स में भी क्या होगा, एक तो होगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड होगा। अब इस फैटी एसिड के अंदर आर में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो अगर फैटी एसिड के कार्बन में एक डबल बॉन्ड हुआ तो उसे बोलेंगे मोनो क्यों बोला, क्योंकि ऑयल्स किस में आते हैं, अनसैचुरेटेड में और फैटी एसिड। अब इसका ये है पहला, यानी ये पहला। दूसरा, अगर यही लाइन है, अगर फैटी एसिड में दो से ज़्यादा क्या हो, बताओ, डबल बॉन्ड हो, तो उन ऑयल्स को क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी, उसको बोलते हैं अपन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई।
बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आपका काम है कि मैं आपको जो चीज़ें समझाऊँ बस आपको एक सीधी वे में समझा दूँ। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर ऑयल्स में ग्लिसरॉल तो सेम होगा जो मैं आपको कब से गाती जा रही हूँ, फैटी एसिड के अंदर ही अलग होगा, फैटी एसिड अलग होगा। अगर फैटी एसिड में एल्किल ग्रुप में या आर की चेन में एक ही डबल बॉन्ड है तो उस ऑयल को मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में लिखेंगे। और अगर 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो उसको अपन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। अब आप डाई लगा लो, ट्राई लगा लो, आपकी इच्छा, लेकिन अपन इसको 2 में बांटना है ताकि बात को यहीं पे खत्म करते हैं। अब अच्छा मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। अगर आपने बाहर से, आपने क्या सबने खाया है, जंक फूड खाते हैं अपन लोग, बाहर का पैकेजिंग फूड खाते हैं ना, है ना, जैसे चिप्स वगैरह हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो तेल की बनी होती है। अब अगर आप कभी नोटिस करो उसमें ना कुछ नाम लिखे हुए रहते हैं, उसमें ना कुछ नाम लिखे रहते हैं। अब अच्छा देखो, क्या मैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को MUFA लिख सकती हूँ? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यस मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या पॉली को मैं PUFA लिख सकती हूँ? यस मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर आप कभी कुरकुरे वगैरह खाओ, कुछ भी खाओ, तो मर्जी पड़े जो खाओ, उसके पीछे पैकेट के पीछे मूफा और पूफा लिखा रहता है, मूफा पूफा ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो समझ जाना कि उस चिप्स को बनाने के लिए अगर मूफा लिखा हुआ है तो उसका मतलब उसके अंदर फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड है उसकी चेन में, और अगर 2 से ज़्यादा है तो समझ जाना पॉलीसैचुरेटेड है। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया? तो ये बात आपको बताया। तो मूफा क्या होता है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो बच्चा यहाँ तक तो पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखो, ध्यान से बस सुनते जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या रामायण चल रही मैम ये? अरे भाई बच्चा रामायण कुछ नहीं चल रहा। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ जो आपकी बुक में दे रखे हैं, बस 4 एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा नहीं बताऊँगी मैं। इसको हटा दूँ। ठीक है, अब देखो 2 वैसे तो 4 है, बुक में दे रखे हैं आपके, मैं आपको बता देती हूँ, है ना। OLLA कुछ ऐसा आपको दे रखा है। याद करने का तरीका है बच्चा, मैंने भी अब याद करने को ट्रिक नहीं बन रही थी तो ऐसे याद कर लिया, और क्या करें। O फॉर ओलिक एसिड, ठीक है, L फॉर लिनोलिक एसिड, L फॉर लिनोलेनिक एसिड, और A फॉर एरिकडिनोइक एसिड। ये आपको निनोइक एसिड, ये आपको ये 4 याद रखना है। ठीक है, ओला से याद रख लो, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एरिकडिनोइक एसिड। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इसमें से कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं, तो मैं आपको बताऊँ। चलो अब मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। अगर आप इनको देखोगे, कार्बन नंबर नहीं डबल बॉन्ड इन कार्बन नंबर, तो मैं आपको बता दूं, ओलिक एसिड में 1 होता है, 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं और इसमें 4 होते हैं। तो देखो क्या बोला मैंने, ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड होगा फैटी एसिड में, है ना। लिनोलिक एसिड के अंदर 2 डबल बॉन्ड होंगे, लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होंगे और एरिकनोइक में आपके 4 डबल बॉन्ड होंगे। चलो अब मुझे अब बताओ, ये मैंने एग्जांपल बताया ऑयल्स के। अब ऑयल्स को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा था डबल बॉन्ड के हिसाब से, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि ओलिक एसिड को मोनो अनसैचुरेटेड बोलते हैं, मूफा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 ही है, और बाकी के जो 3 जितने भी होंगे, 4 5 6 जितना तुम लगा चाहो, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके पूफा में आएंगे। तो ये वाला तो होगा आपके मूफा और ये वाले बाकी के सारे होंगे पूफा। समझ में आया बच्चा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे आपके बच्चा आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। मैं आपको कुछ भी एडिशन थोड़ा बहुत है, बस मैं वो समझाने के लिए बच्चा थोड़ा एडिशनल बता रही हूँ, तो समझो बात को बच्चा, ताकि आपको समझ में आए जो चीज़ क्या देख। रटो मत, हर चीज़ को रटोगे तो फिर वही कंफ्यूजन रहेगा दिमाग में। ठीक है, तो बच्चा क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? तो देख लो यहाँ पर। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे इन चारों में से सबसे हेल्दियर ऑयल कौन सा है, तो बच्चा मैंने आपको क्या बोला था, जितने ज़्यादा कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होंगे वो उतना ही ज़्यादा हेल्दियर होगा। तो मैम एरिकडिनोइक एसिड सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है इनके मुकाबले, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड 4 हैं, बाकियों के मुकाबले ज़्यादा है। और भी होंगे लेकिन अपन को तो तय पढ़ना है। और ये कहाँ से मिलता है बच्चा, मैं आपको बता दूँ, ये आपके पाया जाता है बादाम के तेल में, इसलिए बादाम का तेल बहुत हेल्दियर होता है। बादाम का तेल बहुत हेल्दियर होता है, तुमने सुना होगा आपने, बादाम का तेल हेल्दियर क्यों होता है, इसी वजह से होता है। ठीक है, लिनोलिक आपने पाया जाता है आपके मूंगफली वगैरह में पाया जाता है।
ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ये पाए जाते, बहुत से पाए जाते, लेकिन ये इनके मुकाबले ज़्यादा हेल्दियर है। क्यों? इसका रीज़न बता, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा है। क्लियर, समझ में आ गया? अभी आप सोचो मैम डबल बॉन्ड ज़्यादा तो हेल्दी, इसका रीज़न मैं आपको बोल चुकी हूँ, एंड में बताऊँगी। मैं अभी नहीं बताऊँगी, मैं एंड में जब लास्ट होगा ना तो बता दूँगी। ठीक है, क्लियर। तो बच्चा ये अपना है ना डबल बॉन्ड के बिहाफ पर फैट खत्म हो गया। अब बस एक छोटा सा टॉपिक और है फैटी एसिड का, बस वो खत्म करके फिर अपने फैट खत्म। तो बच्चा देखो, अब मैं आपको एक फटाफट एक बात बोल देती हूँ। फैट के अंदर प्रेजेंट फैट्स को दो पार्ट में बांटा है ना, डबल बॉन्ड के बिहाफ पर। एक तो सैचुरेटेड, जिसके फैटी एसिड में सिर्फ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो उनको सैचुरेटेड फैट्स में लिखा। और जो अनसैचुरेटेड जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड है, उसको ऑयल्स में अनसैचुरेटेड लिखा। ठीक है, सैचुरेटेड मैंने पढ़ लिया फैट को, उसको छोड़ो। ऑयल जो होते हैं अपने, वो उनके अंदर एल्किल ग्रुप में डबल बॉन्ड के बिहाफ पर को दो पार्ट में बांटा। बहुत में बांट सकते हैं, बट दो ही काफ़ी है अपने लिए। ठीक है, एक तो अगर एक डबल बॉन्ड है फैटी एसिड के अंदर तो उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे, मूफा बोलेंगे। और अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा होगा तो उसको पॉली में लेके आएंगे, यानी पूफा बोलेंगे। ठीक है, फिर अपन ने 4 ऑयल्स देखे, 4 ऑयल्स में, क्योंकि ग्लिसरॉल तो सेम है तो एसिड आर तो फैटी एसिड ही अलग अलग होगा। ठीक है, तो अपन ने 4 देखे तो ओला देगा। तो अब ये चारों ही ऑयल्स हैं, चारों ऑयल, क्योंकि इसमें कम से कम एक तो फैटी एसिड है, एक तो डबल बॉन्ड है, तो चारों चार ऑयल है। बस फर्क बस इतना है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, बाकियों में 2 से ज़्यादा है। तो ये वाला तो हो जाएगा मूफा में, बाकी हो जाएंगे आपके पूफा के अंदर। क्लियर। तो ये था अपना फैटी एसिड का डबल बॉन्ड के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? बच्चा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से तो फिर बोलोगे मैम ये क्या पढ़ा दिया आपने, या तुम ऐसे और बोलते हो फिर मेरे को। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको फटाफट है ना फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड वाला बता देती हूँ, फिर अपना आगे का कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो हटा दूँ इसको। बोलो मैम हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ, ऐसे कर रहे हो तुम लोग। अरे तुम बहुत होशियार हो, तुमको पता है, तुम तो इतने होशियार हो ना तुम लोग हर चीज़ पे। नहीं मैम नहीं, ऐसे मत बोलो मैम, इतनी तारीफ हमसे सही नहीं जाती। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके बच्चा। चलो इसको बैठा देती हूँ ना। चलो अब मैं चौक ले लेती हूँ। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं फैट के अंदर। अच्छा अब बताओ, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड जब जुड़ रहे थे तब यहाँ पर भी बॉन्ड जुड़ेंगे। अब बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? वहाँ पर 2 अमीनो एसिड के बीच के बॉन्ड को अपन पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे थे। यहाँ पर एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जुड़ेंगे। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब अपन जोड़ेंगे तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन, उस बॉन्ड को बोलते हैं अपन एस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? एस्टर बॉन्ड। तो क्वेश्चन आता है एस्टर बॉन्ड किसके फॉर्मेशन के लिए होता है? फैट के फॉर्मेशन के लिए। पेप्टाइड बॉन्ड किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। तो ये 2 कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट आएंगे तो अपन तीसरा पढ़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ेंगे। खैर ये बना के देखेंगे। ठीक है, चलो तो अपन पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्या था हाँ एस्टर बॉन्ड। ठीक है, चलो तो अपन फटाफट देख लेते हैं। तो एस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में होगा? एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में। तो काम करते हैं, मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड समझाया था। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें समझाई थी मैंने आपको। तो मैंने बोला था मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी। चलो अब अपन एक काम करते हैं, इन तीनों को ऐसे बना लेते हैं। अब एस्टर बॉन्ड क्या होता है? एस्टर बॉन्ड बता देती हूँ। एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच का बॉन्ड, ऐसे लिख दो बॉन्ड। हाँ ये सही है ना, हिंदी इंग्लिश चल रहा है बच्चों। आपको पता है ना मेरी इंग्लिश कैसी है, आपको अच्छे से पता है। पहले लेक्चर से बोल चुकी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अच्छी है, ठीक है। हाँ तो देखो है ना, तो एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कितने भी हो सकते हैं बच्चा, 1 2 3 तुम्हारी मर्जी जितने लगाओ। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ अगर ग्लिसरॉल फैटी एसिड का जुड़ता है तो एक बॉन्ड बनता है, उसको एस्टर बॉन्ड कहते हैं। बस इतना मैंने बोल दिया। जैसे आपको बोला था ना एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड जुड़ेगा तो एक पेप्टाइड बनेगा। अब ज़्यादा जुड़ेगा तो पॉलीपेप्टाइड। वैसे एक ग्लिसरॉल फैटी एसिड जुड़ेगा तो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। क्या अपन ने फैटी एसिड के नंबर के बिहाफ पर 3 पार्ट में बांटा था? यस मैम बिल्कुल बांटा था। तो एक काम करो, तीनों के नाम लिखो। अब बोलो मैम आप ये क्यों लिख रहे हो? मैम मत लिखो प्लीज़, मत लिखो मैम। अरे लिखना पड़ेगा, रोना मत, बस तो थोड़ी हिम्मत रखो, सब बढ़िया हो जाएगा। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, बच्चा बहुत ईजी है। बस एक बार बस मेरे लिए समझ लो बस इसको, है ना। इतने अच्छे बच्चे हो बच्चा, बस एक बार मेरे लिए समझ लो। अच्छा अब आप देखो बच्चा, क्या इसमें मोनो में एक ग्लिसरॉल होगा? यस मैम। और मोनो का मतलब क्या था? एक फैटी एसिड था। चलो एक काम करते हैं, इसको स्ट्रक्चर के साथ बनाते हैं। तो देखो एक ग्लिसरॉल प्लस एक फैटी एसिड। ठीक है, डाई में क्या था? एक ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड। और ट्राई में क्या था? एक ग्लिसरॉल
प्लस 3 फैटी एसिड। इसी को अपन ने क्या बोला था, क्या बोला था अपन ने, ट्रू फैट बोला था। खैर अपन आगे देखेंगे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बात करें, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, CH2OH CHOH CH2OH। क्या ये है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर? बिल्कुल यही है मैम। चलो ये क्या है, दुखी दे रहा है, इसको हटा दूँ क्या? हटाओ, इसको हटाओ, जगह बचेगी थोड़ी सी अपनी। ठीक है, यही है। थोड़ा यहाँ बना लेती हूँ, है ना। CH2OH CHOH और CH2OH, क्या यही है? हाँ मैम बिल्कुल, ग्लिसरॉल तो सब में ही रहेगा। अब आप एक काम करो, मोनोग्लिसराइड बनाना है तो कितने फैटी एसिड लाओगे? एक लाओ। तो बस एक काम करो, COOH और R1 ले लो, कोई दिक्कत? चलो मैम कि मैम आपने एक ही फैटी एसिड लिया, लो तो एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, है ना। ठीक है, अब इसके बीच में बॉन्ड बनाते हैं। अब आप बोलो मैम इसमें तो तीन जगह जहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, तो तीनों जगह से बनाने की जरूरत क्या है? अब एक ही जगह क्या अटैच होगा? तो काम करो, अब आपको पता है कि जब भी कभी OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा। तो आपको मैं बता देती हूँ, देखो अगर आपसे पूछे तो देखो क्या बताओगे आप कि अच्छा मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देती हूँ ना, थोड़ा फैला के लिख देती हूँ। फिर आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे, इसको ऐसे लिख दूँ HOOC और R1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं उल्टा लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, ये है ग्लिसरॉल, पता है, ये है फैटी एसिड। ग्लिसरॉल में जो सब्स्टिट्यूट होता है वो ध्यान रखना, वो होता है हाइड्रोजन, और फैटी एसिड के अंदर जो सब्स्टिट्यूट होता है वो होता है OH। तो बच्चा यहाँ से एक काम करते, बीच वाले से जोड़ दे, इससे जोड़े, चलो इससे जोड़ ले, बीच वाले जोड़े तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक OH जाएगा और क्या निकलेगा बाहर? पानी बाहर निकल जाएगा, यानी डिहाइड्रेशन होगा और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ बना दूँ क्या? ठीक है, फिर मत बोलो मैम कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। तो बताओ कुछ ऐसा बनेगा, बीच वाले का बनाया, बीच वाले बना दो, आप ऊपर वाले का बना सकते हो, वो तो सेम जाने से बीच में बना दिया मैंने। तो देखो CH2OH CHO बचा ना, इसका देखो O बचा, अब यहाँ बनेगा बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। OH यहाँ से गायब, ये गायब, फिर यहाँ क्या बनेगा बच्चा बताओ? यहाँ क्या मैं डायरेक्ट O लिखूँ? नहीं, अरे CU लिखोगे और इसमें O है, देन R1। तो ये जो बॉन्ड बना है आपके पास, ये है एस्टर बॉन्ड। क्या बना है? बिल्कुल मैम बन गया, देखो। और एक और तो लगाना भूल गई मैम, CH2OH, ये लो तीसरा, क्लियर। तो क्या ये मोनोग्लिसराइड है? यस मैम। अच्छा बच्चा आप इसको ऊपर नीचे कहीं पर भी लगा सकते हो, आपकी मिर्चा एक जगह लगाओ, मैं वो सेम था ना इसलिए मैंने बीच में लगा दिया, कंफ्यूज नहीं होना, आप कहीं पर भी लगाओ। आपको बस ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड बना कैसे। अब क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड में बताया था, क्या बताया था बताओ, कि NH2 से तो हाइड्रोजन जाएगा और COH से OH जाता है, बात करी थी अपन ने। बस यही चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ग्लिसरॉल से तो कौन सब्स्टिट्यूट होता है? हाइड्रोजन, ठीक है। और फैटी एसिड के अंदर से COH से क्या सब्स्टिट्यूट होता है? OH सब्स्टिट्यूट होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दोनों को यहाँ तो पानी निकलेगा यहाँ से बाहर, ठीक है, पानी निकला, डिहाइड्रेशन हुआ और आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अब आप इसको यहाँ बनाओ, आपकी जो मर्जी पड़े बनाओ, लेकिन आप एक बना दो। अगर एक ऐसा बॉन्ड आपको दिख जाए, तो अगर आपसे ऐसा भी पूछे कि मोनोग्लिसराइड में एस्टर बॉन्ड कितने होते हैं, तो कितने होते हैं एस्टर बॉन्ड? एक ही तो होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसा है, देखो मोनोग्लिसराइड में ग्लिसरॉल कितना होता है? एक। फैटी एसिड कितना होता है? एक। एस्टर बॉन्ड भी कितना बनेगा? एक। तो जितने ज़्यादा नंबर फैटी एसिड के होंगे, एस्टर बॉन्ड भी फॉर्मेशन होते जाएंगे। अब डाइग्लिसराइड में क्या होगा? दो फैटी एसिड, दो के साथ सब्स्टिट्यूट, एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो दो एस्टर बॉन्ड बन गए। तीनों में क्या होगा? तीनों सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और तीनों का बन जाएगा। अब बताओ क्या यहाँ पर तीनों सब्स्टिट्यूट होंगे ट्राइग्लिसराइड में? तो जब तीनों सब्स्टिट्यूट होते हैं तो एक ट्रू स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको ट्रू फैट में इंक्लूड करते हैं, किसको? ट्राइग्लिसराइड में। तो आया समझ में? तो ये बात है। अब देखो जगह नहीं थी, इसमें बता दिया ना, आप समझ जाओ, मैं आपको बता दिया, एक बार में है, आप दोनों में जोड़ते जाओ। तो आपके पास ट्राइग्लिसराइड में 3 एस्टर बॉन्ड बनेंगे, डाई में 2 बनेंगे और मोनो में 1 एस्टर बॉन्ड बनेगा। तो एस्टर बॉन्ड बनता किसके बीच बीच में है ना? ग्लिसरॉल प्लस और फैटी एसिड के बीच में बनता है। क्लियर हो गया? अच्छा, फैट हो ऑयल हो, अगर ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ जुड़ रहा है तो वो कोई सा भी सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड कोई फर्क नहीं पड़ता, एस्टर बॉन्ड वहाँ बनेगा। अब मैंने फैट्स बोल दिया ना, तो समझ जाओ ना, बात तो एक ही है मैम, बोल रही हूँ। क्लियर? तो ये था आपका एस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? अब अच्छा आप एक बार बुक में देखना, आपको समझ में आएगा। अब समझ में आया तुम बोलो मैम क्या पढ़ा रहे हो, मैम ये क्या बता दो, मैम मत बताओ प्लीज़, ठीक है। बच्चा ध्यान रखनी है आपको
ये बात आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो फैटी एसिड होंगे वो अलग अलग जुड़ते चले जाएंगे, डिफरेंट होंगे, इसलिए फैट को अपन ने हेट्रोपॉलीमर कहा था। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें R1, R2 और R3 आएगा, तो वो कैसे होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो अपना ये फैट वाला कंप्लीट हो चुका। एक लास्ट टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल का, वो छोटा सा टॉपिक है, वो मैं बात को बता देती हूँ, है ना। लो डेंसिटी फैट और हाई डेंसिटी फैट एक टॉपिक दे रखा है, छोटा सा समझा देती हूँ किससे रिलेटेड है, किससे, ठीक है। चलो, तो अपन लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर अपना फैट वाला कंप्लीट होता है। मैं देखिए आपको समझ में आ गया। बस आपको ध्यान रखना है अपन ने क्या करा क्या नहीं करा मैम। आज अपन ने आज फैट का कंप्लीट पोस्टमार्टम करा, ठीक है। चलो चलो, तो अपने पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा मतलब कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या दे रखा है, एक होता है LDL ऐसे तो, हाँ, और एक होता है HDL, दो होते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, LDF भी लिख सकते हो, और इसको HDF भी लिख सकते हो। अभी क्या है, फुल फॉर्म लिख देते हो बच्चा, है ना। LDL की फुल फॉर्म होती है बच्चा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अच्छा, अब यहाँ लिपोप्रोटीन की जगह फैट लिया हो तो लो डेंसिटी फैट, है ना। आपको दोनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है बच्चा। अच्छा, इसका क्या होगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। और अब आप लिपोप्रोटीन की जगह आप क्या लगा दो यहाँ पर, हम क्या लगाए यहाँ पर, क्या लगाए, रेफ क्या होता है, फैट होता है ना, ठीक है। तो डेंसिटी फैट, ठीक है, क्लियर। तो ये दो तरीके के आपको देखने को मिलते हैं बच्चा। देखो, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन फैट जो भी बोलो, वो अपनी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये फैट अपनी बॉडी में अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब बच्चा देखो, सुनो मेरी बात, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल को, पहले तो ये कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, इंक्रीज का साइन है। और ये क्या करता है, गुड ऐसे लिख दूँ, मैं बोला मैम व्हाट्सएप लैंग्वेज दिख रहे हो, क्या बात है ना। इनको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। ये गुड को इंक्रीज करेगा, ये बैड को करेगा। पहले तो ये ध्यान रखो। अभी होते क्या बता, सुनो, भले आप फैट हो या नहीं हो, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सबकी बॉडी में, भले वो कितने पतला इंसान हो, कोलेस्ट्रॉल सबकी बॉडी में होता है, ध्यान रखना। क्योंकि भले वो कुछ भी खा ले, लेकिन फैट सब में होता है, तो खाता जरूर है, तो कोलेस्ट्रॉल तो वही बनाता है। अब सुनो बच्चे, क्या होता है कि हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी फैट क्या होता है बच्चा, यानी ये एक मतलब अगर आप ये वाला फैट खा रहे हो, ये फैट आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से टिश्यूज तक पहुंचा देगा। क्या बोला वापस मैंने क्या बोला, ये मैं हिंदी में लिखूंगी। ये फैट लो डेंसिटी वाला फैट कोलेस्ट्रॉल को ऑब्वियसली वाले ब्लड से टिश्यू में पहुंचाता है, ठीक है। अब पहले यहाँ पर ये वाली लाइन लिख देती हूँ, फिर उसके बाद दोनों समझाती हूँ। एक मिनट रुको ना, चौक दूसरी ले लूँ। हाँ, दूसरा देखो, यह फैट यानी हाई HDL लिख देती हूँ मैं, फिर बोलोगे मैम क्या लिख दिया आपने। यहाँ पर मैं इसमें भी लिख देती हूँ LDL, ठीक है। यह फैट यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से लिवर में पहुँचाता है। समझ में आया क्या बोला मैंने। अच्छा, अब आपको समझ में आया, ये तो सही थे ना, ये गलत क्यों बोल रहा हूँ। अब सुनो बच्चा, लिवर में होगा जितना भी फैट या कोलेस्ट्रॉल, उसका होगा मेटाबॉलिज्म। तो बच्चा, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जितना कम होगा वही तो अच्छी बात है। तो कोलेस्ट्रॉल का जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा तो वो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ना। तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये फैट जो भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ब्लड से लिवर तक लेकर जाएगा, और लिवर उस कोलेस्ट्रॉल को मेटाबॉलिज कर देती है।
मेटाबॉलिज्म करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम भी होता है और हार्ट डिजीज भी कम होगी। और यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा, ये डायरेक्ट टिश्यू में जाके स्टोर करवा देगा। अब जितना ज़्यादा स्टोर होगा दिक्कत उतनी ही आएगी, टिश्यू भी अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है फैट, कार्ब और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, पता है ना इतना। तो बस तो इसीलिए अपन जो भी ऑयली या फैट खाते हैं तो ध्यान रखना आप कौन सा खाएंगे, अपन हाई डेंसिटी फैट खाएंगे। लिखा हुआ रहता है ये, पता है पैकेट्स में, पीछे देखना अपन लिखा रहता है कि लो डेंसिटी फैट या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो भी है लिखा रहता है पीछे। तो अब की बार कभी भी जाओ, मतलब इतना तो अपन ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी जाओ तो एक बार मेरे को याद कर लेना, मतलब मेरे को मैम ने बोला थी ये चीज़, ठीक है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। तो LDL कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बट जो बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब होता है, बट एक बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब होता है ये ज़्यादा ऑक्सीडेटिव होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं इसमें, और फ्री रेडिकल्स बनना अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, समझ में आ गया। और ये वाला क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब जो ऑक्सीडेटिव नहीं होता, रिड्यूस होता है, जो फ्री रेडिकल्स को कम करता है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है अपनी बॉडी के लिए। क्लियर हुआ बच्चा? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं एक लाइन लिख देती हूँ, क्या लिखूँ, LDL CHL को बढ़ाएगा, ठीक है। अच्छा मैं CHL ही लिख रही हूँ, CHL को बढ़ाता है जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और HDL CHL को यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड को तो कम करेगा ना, बैड को कम करता है, जिससे हार्ट अटैक डिजीज कम होती है। तो आया समझ में? तो ये था आपका लास्ट पॉइंट जो मुझे समझाना था। तो क्लियर? तो ये है अपना फैट, जितना मैंने आपको समझाया, अरे तुम इतना ही ध्यान रख लो, वही बहुत है तुम्हारे लिए। वो फिर मर जाओगे तुम, इतना पढ़ोगे तो, इतना मत पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो ये आपको समझ में आया। तो अपन ने लास्ट भी कंप्लीट, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा आज, फैट के बारे में पढ़ा, फैटी एसिड पढ़ा, बॉन्ड पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा अपन ने, कितने 3 टाइप्स के होते हैं, बॉन्ड्स के हिसाब से पढ़ा मैंने। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, लास्ट और चीज़ है, फैट भी अपने 2 तरीके के होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड वही थे जो मैंने आपको बताया था, जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी एसेंशियल फैटी एसिड अपनी बॉडी में बनते नहीं है, अपनी बॉडी में बनते नहीं है, इसलिए अपन को बाहर से लेना पड़ता है, वही रीज़न था। और नॉन एसेंशियल वाले जो अपनी बॉडी में बनते हैं, इसलिए अपन को ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आया? ठीक है। आप इसको एनसीईआरटी में देख लेना एक बार, इसके एग्जाम्पल वगैरह दे रखे होंगे तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। मेन था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बच्चा मैंने आपको सिर्फ वही चीज़ बताई है जिसमें बच्चों को हमेशा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो क्लियर होगा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर कोई डाउट हो तो है ही, आप मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको और क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज अपन इस लेक्चर को कंप्लीट करते बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है। खैर, तो अच्छा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फैट वाला आज आपका टॉपिक। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा दूंगी, चलो देखेंगे कौन सा स्टार्ट करेंगे, जो अच्छा होगी वो वाला स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है ना, उसमें कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा, थोड़ा लेंदी है, बट हाँ अच्छा टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे अपन, टेंशन मतलब जैसे पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो इस लेक्चर को अपन यहीं एंड करते हैं, और एक बार कृपया करके हाथों नहीं जोड़ूंगी, बट हाँ मेरी सुन लेना, तुम्हें तुम्हारे नीट की कसम होगी, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, और अगर कोई भी डाउट हो तो हाथों हाथ मुझसे पूछ लेना, ठीक है बच्चा। चलो, तो ख़त्म करें इस लेक्चर को, आगे अपन देखेंगे जो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।